Hello everyone, how are you all? I am Alok. Welcome to my channel Track Commerce. Today we are going to start chapter first of your second part of accountancy, that is accounting for share capital. इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की डेफिनेशन की. कंपनी होती क्या है, व्हाट इज़ कंपनी, तो उसको हम समझ लेते हैं. सो अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. मीन्स कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन की तरह नहीं है. इसे क्रिएट किया गया है लॉ के द्वारा. अब ये कौन सा लॉ है, तो कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू ही कोई भी कंपनी फॉर्म होती है. ओके, तो इससे क्लियर हो गया, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. साथ में है हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन. अब सेपरेट एंटिटी से हम मीनिंग है कि इसके ऑनर से अलग पहचान होगी, है ना. ऑनर अलग है और कंपनी अलग है. जैसे आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, है ना, तो कंपनी का एक अलग नाम है, अलग पहचान है. बाकी उसके ऑनर कोई भी हो, है ना, उनकी अलग पहचान रहेगी. विद अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी हमेशा चलती रहती है, कंपनी कभी भी मरती नहीं है, कभी भी बंद नहीं होती, है ना. चाहे उसके ऑनर्स जो हैं उनकी डेथ हो जाए, चाहे उसका ऑनर है जो अनसाउंड माइंड हो जाए, लेकिन कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, वो हमेशा चलती रहेगी. एंड अ कॉमन सील. कंपनी की एक कॉमन सील भी होती है. जैसे हम हैं तो हमारे सिग्नेचर होते हैं, है ना, वही हमारे लिए सील की तरह काम करते हैं. ऐसी कंपनी के भी एक सिग्नेचर होते हैं, जैसे कॉमन सील बोला जाता है. ओके, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी. तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जब इसकी हम, तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर होता है वो है कि इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू ही दिया जाता है. और ये कौन देता है, ये देता है रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज. ठीक है, एक अलग से रजिस्ट्रार होता है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. वो पूरे प्रोसीजर और गाइडलाइंस के थ्रू ही कंपनी को उसके इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देता है. मीन्स कंपनी को फॉर्म करता है. और लॉ कंसीडर करता है कि कंपनी एज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ही कहलाएगी. सेकंड जो इसका फीचर है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी. मीन्स जो इसके ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर हैं कंपनी के, उनसे कंपनी की एक अलग पहचान होगी. ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी. इसका जो थर्ड है फीचर वो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस. मतलब कि ऐसी एग्जिस्टेंस रहेगी इसकी कि जो ऑनर्स की डेथ से या ल्यूनेसी से या इंसॉल्वेंसी से अफेक्ट नहीं होगी. मतलब कि ये केवल कंपनी जो है वो केवल बंद हो सकती है ओनली बाय द लॉ. मीन्स लॉ के द्वारा ही. बाकी कंपनी कभी भी मरती नहीं है, जैसे अपन ने बात की अभी पहले. फोर्थ है एवरी कंपनी हैज़ इट्स ऑन कॉमन सील विच एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं. फिफ्थ है द शेयर ऑफ अ कंपनी इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. अब जो कंपनी के शेयर्स रहते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं. मतलब जैसे आपने कंपनी का शेयर खरीदा तो आप किसी और को भी बेच सकते हो, कोई और किसी तीसरे को भी बेच सकता है. मीन्स ये एक दूसरे को हम सेल कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल है. ऐसा नहीं कि शेयर हमने खरीद लिया तो लाइफ टाइम हमारे पास ही रहेंगे वो. सिक्स्थ जो फीचर है वो है कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑफ द शेयर होल्डर. सो मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर सेपरेट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कंपनी को मैनेज करते हैं, वो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं. जैसे कई सारे शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनमें से जिनके पास ज़्यादा शेयर हैं, जो ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं, वो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं. और कंपनी के सारे मैनेजमेंट वो ही देखते हैं. नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ कंपनी. तो इसमें सबसे पहले आती है प्राइवेट कंपनी. सेक्शन 268 ऑफ द कंपनी एक्ट 2030 डिफाइन करती है कि अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख. मीन्स प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए. और साथ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसमें ए है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर. मतलब कि जो अभी अपन ने पढ़ा है कि शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम. लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें शेयर्स का ट्रांसफ़र नहीं होता है. मतलब कि आपने एक बार शेयर खरीदे तो लाइफ टाइम आपके पास ही रहेंगे. सेकंड है लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स पार्ट और प्रेजेंट. मीन्स इसके जो
मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, एम्प्लॉयज़ अलग से होंगे लेकिन शेयर होल्डर्स 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सी में प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी। अब ये पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि किसी जो बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनी है उनके शेयर हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकती शेयर। उनके मतलब जो सिलेक्टेड पर्सन है वही उसके शेयर परचेज करते हैं। अब है सेकंड जो कंपनी है वो है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, इसमें ये सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसकी सिंपल डेफिनेशन मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो। अभी हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ ली है, अब जो प्राइवेट कंपनी ना हो वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। मीन्स इनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रहेगी वो 5 लाख से 5 लाख रहेगी। ठीक है, और हायर कैपिटल जो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब हो। अब कुछ प्राइवेट कंपनी ऐसी भी रहती हैं जिन्हें पब्लिक कंपनी भी माना जाता है ना। उनके बारे में हम मतलब कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो उनको हम पब्लिक कंपनी मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी क्या होती है? तो 1 पर्सन कंपनी एक्ट 2013 में स्टेट किया गया है कि ऐसी कंपनी जिसमें ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर हो, मतलब एक ही शेयर होल्डर हो, एक ही बंदा है उसने कंपनी फॉर्म कर ली तो उस कंपनी को बोलेंगे 1 पर्सन कंपनी। अब इसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ओनली इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। जो यहाँ का भारत का नागरिक है केवल वही 1 पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है। इसकी जो पेड अप कैपिटल रहेगी वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती और इसका जो एनुअल टर्नओवर होगा वो 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो सकता। और साथ में ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 टाइप की कंपनी है पर्सन के अकॉर्डिंग, मेंबर्स के बेसिस पे। ठीक है, कौन कौन सी बताई? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अब आगे देखेंगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो टाइप्स ऑफ शेयर में जनरली 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर, सेकेंड वन इज इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? तो द शेयर विच गेट प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मीन्स प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं कि जिनके शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। प्रेफरेंस भी समझते हैं ना, प्राथमिकता। जिनके शेयर होल्डर्स को प्राथमिकता मिलती है किस चीज़ की? राइट ऑफ डिविडेंड, मतलब कि जो उनको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड में समझते होंगे पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जिनको प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, लेकिन किसके? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले, मतलब सबसे पहले इन्हीं को प्रॉफिट दिया जाएगा, सबसे पहले इन्हीं को डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, मतलब कि जब कंपनी का वाइंड अप होगा या कंपनी जब बंद होगी तो सबसे पहले जो इनकी कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा वो सबसे पहले इन्हीं को किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर है वो मतलब वो होते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर ना हो, मतलब इनको ना तो पहले डिविडेंड दिया जाता है ना ही वाइंडिंग अप के टाइम, रीपेमेंट के टाइम कैपिटल ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, इनको मतलब पहले कुछ भी चीज़ नहीं मिलना है। अब हमें पढ़ना है प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स, है ना, कि क्या क्या प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है विद अ रेफरेंस टू डिविडेंड, मतलब कि डिविडेंड के बेसिस पे कौन कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो सबसे पहला जो मतलब इसमें 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकंड इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं, ध्यान से समझना, कि जिनका एरियर अगर डिविडेंड का है, मान लो कि इस ईयर में अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ और हम इनको डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, तो अब इनका जो एरियर्स है डिविडेंड का वो हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो वो कहलाते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सेकंड है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि अगर हमारे पास आज प्रॉफिट नहीं है और हम उनका डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं तो उनका जो डिविडेंड का एरियर है वो लैप्स हो जाएगा, मतलब हम उनको नेक्स्ट ईयर भी नहीं देंगे। मतलब इस साल प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ तो इस साल तो देंगे ही नहीं, नेक्स्ट ईयर भी इस साल का प्रॉफिट उनको नहीं देंगे।
ठीक है, तो इतना सा डिफरेंस है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन में दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पहले है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, सेकंड है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब पार्टिसिपेटिंग क्या कहलाते हैं कि कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। अगर कंपनी सरप्लस प्रॉफिट गेन करती है तो इनको उसमें हिस्सा मिलेगा, ठीक है, वो कहलाएंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या कहलाते हैं कि इनको फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलता है। मतलब कि इनको जैसे 10% ऑफ प्रॉफिट मिलना है या फिर 10% ऑफ इनका जो नॉमिनल फेस वैल्यू मिलना है वो बस मिलेगा, ठीक है। जितना पैसा लगाया है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज इनको डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी का सरप्लस प्रॉफिट होता है तो इनका कोई राइट नहीं है उसको शेयर करने का। उसके बाद है विद रेफरेंस और टू कन्वर्टेबिलिटी। मतलब कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। तो पहले है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरे हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि जिन शेयर्स को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। कौन से होंगे प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल वाले कि जिनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकें, और नॉन कन्वर्टेबल जो कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते, ओके। अब जो लास्ट बेसिस है वो है विद रेफरेंस टू रिडम्पशन, मतलब रिडम्पशन के बेसिस पे। तो इसमें दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि जो जैसे कि एक टाइम पीरियड होता है 5 साल या 3 साल, उसके बाद जो उनने पैसा लगाया है कंपनी में वो उनको वापस कर दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और जो पैसा वापस करने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिडीम या फिर रिडम्पशन, ओके। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उनका पैसा उनको वापस लौटा दिया जाता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि आपने पैसा लगाया, अब आपका पैसा आपको लाइफ टाइम के लिए कंपनी में ही लगा रहेगा, उसका रीपेमेंट कभी नहीं किया जाएगा जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, ओके। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। जो मेन वर्ड्स हैं यहाँ पे जो आपको परेशान कर सकते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये तो आपको पता है कि एक मिनिमम अमाउंट जो प्रॉस्पेक्टस में स्टेटेड है ना, कि हम पब्लिक को अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो कम से कम एक मिनिमम अमाउंट हमें मिलना चाहिए, है ना। तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जैसे हमने 1000 शेयर इशू किए हैं और मिनिमम सब्सक्रिप्शन है हमारा 400 शेयर, तो जब से तो 1000 शेयर अगर पब्लिक पूरी बाय नहीं करती है तो ना करें, लेकिन 400 से कम भी अगर बाय करती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब जो शेयर सब्सक्राइब्ड होने चाहिए वो 1000 से 400 के बीच में होना चाहिए। 400 से कम सब्सक्राइब अगर करते हैं तो हमें से जितना पैसा शेयर्स का मिला है वो वापस लौटाना पड़ेगा, ओके। सेकंड है प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या कहलाता है, तो जब हम ये जो भी कंपनी है वो पब्लिक के लिए शेयर इशू करती है तो उसके पहले पब्लिक को इनवाइट करती है और उसको ऑफ़र देती है कि इस कंपनी के इतने शेयर मतलब इशू हो रहे हैं, तो आप चाहे इंटरेस्टेड है तो ख़रीद सकते हैं। उसमें वो प्रॉपर इनविटेशन देती है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह सभी रहता है, जिससे आप कंपनी की पोजीशंस देखो और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, कंपनी की रेपुटेशन देखो, है ना, क्या प्रॉफिट कमा रही है उसको देख के आप फिर कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो। तो जनरली एज अ इन्विटेशन टू पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के लिए इन्विटेशन है कि आप आइए और हमारे शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शेयर खरीदिए। उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। मतलब कि अगर कोई शेयर होल्डर अपना पैसा लगा रहा है, मतलब वो शेयर खरीद रहा है, तो जैसे 100 रुपये का एक शेयर है और आपने उस कंपनी के 1000 शेयर खरीद लिए, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 1 लाख रुपीज़। मीन्स 1 लाख रुपीज़ की आपकी कैपिटल लगी हुई है, ठीक है। ऐसे कई लोगों ने और मिल के लगाए होंगे वो पैसा, तो वो सारी क्या कहलाएगी, कैपिटल। फिर आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या कहलाती है कि जो कैपिटल इशू ऑफ शेयर से रेज्ड हो, मतलब कि हमने शेयर इशू किए उससे जो पैसा आया वो कहलाएगी शेयर कैपिटल। उसके बाद है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल एक नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। ये मैक्सिमम अमाउंट होता है
कि जो कंपनी इशू कर सकती है। मतलब कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि 10 लाख की आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो आप अब जो शेयर इशू है वो 5 लाख के भी कर सकते हैं, 3 लाख के भी कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा के नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 10 लाख क्या है आपकी मैक्सिमम। 10 लाख भी कर सकते हैं पूरे, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल है वो कितनी है, सिर्फ 10 लाख। ओके, तो एक मैक्सिमम अमाउंट है कैपिटल का जिस पे हम शेयर इशू कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है एक टर्म इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं सब्सक्राइब के लिए, है ना। जैसे मैंने बताया कि 10 लाख आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, लेकिन उसमें से आप शेयर इशू कर रहे हो सिर्फ 5 लाख के, तो कितने इशू कर रहे हैं आप, 5 लाख के शेयर। तो 5 लाख जो अमाउंट है वो कहलाएगी आपकी इशूड कैपिटल। उसके बाद होता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है कि क्या होता है कि जैसे मान लो अपन ने अभी जिक्र किया था कि 1000 शेयर हमने इशू किए, 100 रुपये का एक शेयर है, तो अब 100 रुपये भी हम इकट्ठे नहीं मांगते उनसे लमसम। 100 रुपये में भी हम उसको तोड़ देते हैं एप्लीकेशन मनी में, अलॉटमेंट मनी में और कॉल मनी में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मान लो कि 30 रुपये की आपकी एप्लीकेशन मनी है, 30 रुपये की आपकी अलॉटमेंट मनी है और बाकी बच रहे हैं 40 रुपये। 40 रुपये आपकी कॉल मनी है। तो आपने सिर्फ मांगे 30 रुपये एप्लीकेशन के और 30 रुपये अलॉटमेंट के, तो कितने कॉल्ड अप है, सिर्फ 6 रुपये, मतलब 60 रुपये कॉल्ड अप है। 30 + 30 60 रुपये। तो अब 60 रुपये जो आपको रिसीव होंगे वो कॉल्ड अप मनी कहलाएगी आपकी। ठीक है, क्या कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद है पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होती है जो सामने वाले शेयर होल्डर आपको पे करते हैं। मीन्स आपने मंगाए हैं 60 रुपये, 30 रुपये एप्लीकेशन मनी के, 30 रुपये अलॉटमेंट मनी के, लेकिन कस्टमर जो शेयर होल्डर है उसने सिर्फ आपको 30 रुपये एप्लीकेशन मनी के पे किए हैं, तो वो पेड अप कैपिटल कहलाएगी, है ना। कि जितनी उसने पे किया, आप कितनी भी मांग लो, लेकिन जितनी वो पे करेगा वो कहलाएगी आपकी पेड अप कैपिटल। उसके बाद एक टर्म आता है रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या कहलाता है, रिजर्व कैपिटल कहलाता है कि जो हमारी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है, ठीक है, उसका वो जो बचा हुआ पार्ट है वो कहलाता है रिजर्व कैपिटल। मीन्स टोटल हमारा जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें से कुछ पार्ट हमने मंगा लिया है, कुछ बचा हुआ है, तो वो कहलाएगा रिजर्व कैपिटल। उसके बाद एक टर्म आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या कहलाता है, इट इज़ कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। मतलब कि प्रॉफिट का एक ऐसा पार्ट जो हम डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं करते, है ना। फ्यूचर जो हमारी नीड्स रहती हैं या फ्यूचर जो हमारी ऑब्लिगेशंस रहते हैं उसके लिए एक अलग से रिजर्व बना के रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब इस चैप्टर की जो एंट्रीज हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।